बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन मैं और मेरी बीवी खाना खा रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी बीवी कहने लगी कि घर में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और अभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम मेरे लिए बावर्ची खाने के बराबर एक छोटा सा कमरा बना सकते हो जिसमें मैं ये तमाम काट कबाड़ रख सकूँ। अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मेरी जेब में फ़िलहाल गुंजाइश नहीं थी कि मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। मैंने इससे 2 महीनों का वक्त मांगा और इन 2 महीनों में मैंने अपने काम को 2 गुना कर दिया। अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने का पूरा इरादा कर लिया। जैसे ही 2 महीने खत्म हुए, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बस कुछ दिनों में ही मैंने बावर्ची खाने के बराबर में इसकी मर्जी के मुताबिक एक छोटा सा कमरा बनवा दिया। रोजाना मामूल के मुताबिक काम पर जाता था, मगर इस दिन के कमरा बनवाने के बाद से मुझे अपनी बीवी का रवैया अपने साथ कुछ गैर मामूली सा महसूस होने लगा था। काफी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने इसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। ध्यान हरगिज इस तरफ नहीं गया कि इसके रवैये की वजह वो छोटा सा कमरा भी हो सकता है। मेरे और मेरे बीवी के दरमियान कभी भी किसी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई। अल्लाह का हमारे यहाँ औलाद भी न थी, तो भी ना कभी मैंने इसे ताना ना दिया, ना ही कभी मेरी बीवी ने इस पर ना शुक्री का इजहार किया कि दी हुई तमाम नेमतों से बेहद खुश थे। अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश किया करता था। इसे गजरे ला कर देता था तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। दिनों इसे ना घूमने फिरने का शौक था, ना ही मुझसे अपनी छोटी छोटी फरमाइश किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने इससे कहा कि मैं इसे डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वो मेरी बात मान गई। हम डॉक्टर की तरफ गए तो डॉक्टर ने मेरी बीवी के रवैये की वजह इसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि मेरी बीवी को परेशानी लग गई। मैंने इससे बात की कि औलाद न होने की वजह से है। जब मैंने इससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी की इस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर इससे वजह पूछी। कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि इस छोटे से घर में खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा क्या काम हो सकता है। एक रोज मैंने अपनी बीवी से दफ्तर जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आ जाऊंगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे और तुम चाय का इंतजाम कर लेना। मेरी इस बात पर मेरी बीवी मुझसे बहुत खफा हुई। हम में कभी लड़ाई नहीं हुई थी और इस बात पर हम खूब लड़ाई, ये पहली मर्तबा नहीं था। मैं अपने दोस्त को चाय पिलाया हूँ और इससे पहले भी कई मर्तबा हुआ है। मैंने अपने दोस्त को चाय पर बुलाया और मेरी बीवी ने चाय के साथ छोटा मोटा काम भी किया होता था, लेकिन आज खिलाफे मामूल मेरी बीवी की इस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। न जाने इसे मेरे जल्दी आने पर परेशानी थी, फिर मेरे दोस्त के आने पर, या फिर हमारे लिए चाय के दाम पर। फिलहाल मैंने इस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा मुतबल्ली कर लिया। कई दिनों तक हमें नाराजगी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी बीवी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। दौरान एक दिन मुझे सख्त बुखार हो गया था तो मैं काम पर जाने के भी काबिल नहीं रहा। इतने में मेरी बीवी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वो मुझे कुछ परेशान परेशान सी लगती थी। ज्यादातर वक्त किचन में गुजारती थी। मुझ में इतनी नकाहत थी कि मैं उठकर भी कभी इसकी मदद नहीं करवाता था। वो मेरी बहुत खिदमत करती थी। एक दिन मैं गुस्ल खाने की तरफ जा रहा था तो देखा कि मेरी बीवी बावर्ची खाने के पास बैठे हुए रो रही है। बहुत ताज्जुब हुआ। बहुत पूछने के बावजूद भी इसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि दिल बहुत परेशान हो रहा है। मुझे लगा वो मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले दिन गहरी नींद में मैं सो रहा था, एकदम से खांसी से मेरी आंख खुल गई और मैंने कुछ शर्कियों की बात सुनी। मैं बहुत हैरत में आ गया कि आखिर मैं और मेरी बीवी के अलावा इस घर में कोई और नहीं रहता था। ये सरगोशियां किसकी हैं? मेरी बीवी किससे बात कर रही है? मैं बहुत परेशान था। उठकर बावर्ची खाने की तरफ गया, लेकिन मुझसे ज्यादा चला न गया और मैं दोबारा बैठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। जब मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यह आपका वहम है। कुछ दिनों में मैंने इसे बहुत सी मर्तबा सुबह बावर्ची खाने के बराबर में बनाए हुए कमरे से बाहर निकलते देखा, लेकिन मेरी बीवी ने नहीं देखा था कि मैंने इसे देखा था। एक दिन मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी। मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए गया। मैंने अपनी बीवी को वहां नहीं पाया। मैं बावर्ची खाने से बाहर आकर इसे ढूंढने भी लगा था। बावर्ची खाने के बराबर में बने हुए कमरे से निकली और मुझे देखते ही घबरा गई। इसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। इस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने जब भी इसे बावर्ची खाने के बराबर में बनाए हुए कमरे से निकलते हुए देखा था, मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से ये इस कमरे में जाती है, लेकिन आज इसके माथे के पसीने से मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर इसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया। मैं अपनी बीवी से अब मजीद बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरी बीमारी में इसने मेरी खूब खिदमत करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद
जब मैं दफ्तर के लिए उठा तब भी बीवी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वो बावर्ची खाने में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं बावर्ची खाने में गया वो भी मौजूद ना थी। मैंने गुस्ल खाना और घर का कोना कोना चेक कर लिया मगर मेरी बीवी कहीं ना मौजूद थी। भी मैं घर से बाहर परेशानी की हालत में निकलने वाला था कि मुझे कुछ आवाजें मेरे कानों में सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वहाँ अंदर से लॉक लगा हुआ था। मुझे काफी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया ही था कि मेरी बीवी मेरे पीछे आ खड़ी हुई। से दरियाफ्त किया कि वो कहाँ थी। तूने कहा कि सामान सेट करने की खातिर इस कमरे में मौजूद थी। की बार मैंने इसे ये नहीं बताया कि मैंने इसके कमरे में कुछ आवाजें सुनी है क्योंकि मैं इस बात की खोज लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी बीवी इस कमरे में मौजूद होती है और ऐसी कौन सी आवाजें हैं जो मुझे परेशान करने जा रही हैं। मैं दिन रात इसी परेशानी में गुलता जा रहा था। परेशानी मुझे खाए जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता और मेरी बीवी मुझसे छुपा रही है। मैंने इस बात का जिक्र जब अपने दोस्त से किया तो वो मुझे करीब एक बाबा के पास ले गया। उसने कहा कि बाबा तुम्हें वो बातें बताएंगे कि जो आम इंसानों को मालूम नहीं होती। जब बाबा ने तमाम तफसील बयान की तो इन्होंने कुछ दिन का वक्त देकर मुझे बताया कि हमारे घर में यहाँ सेब है और वो आवाजें इंसान की नहीं यहाँ सेबों की हैं। पहले पहल तो मैंने बाबा की बात का एतबार कर लिया लेकिन मेरा दिल इस बात पर मुतमईन नहीं था। मुझे नहीं लगता था किसी और सेब की आवाज है। अब ये अक्सर होता था कि जब भी मेरी बीवी छुपकर इस कमरे में जाती मैं इसका पीछा किया करता था लेकिन सरगोशियां इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज समझ नहीं आती थी और मैं छुपकर अपनी बीवी का ताक़ुब करता रहता था। मैं इतनी हिम्मत न थी कि मैं अपनी बीवी से इस बात के लिए इस्तफार करूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने मेरी आवाज बंद करवा दी है और मैं कभी भी इससे इस बात के बारे में पूछ ना पाऊंगा। आखिर वो क्या था जो मुझे परेशान किए रहता था। मुझे अपने इस दिन के पैसे पर बड़ा ममाल महसूस हो रहा था। दिन मैंने अपनी बीवी की बात मानी थी इसे कमरा बनवा दूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी किसी खास हुक्के शंक्ते में आ गई है और कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी इस दुनिया में इंसानों जैसी नहीं है और कभी मुझे लगता था कि मेरी बीवी एक दिन औरत है और मुझसे छुप छुप कर इस कमरे से किसी से मिलती है। लेकिन मैं इस फैसले पर कायम नहीं रह पाता था। किसी भी बुनियाद पर अपनी बीवी पर कोई इल्जाम लगाऊं मुझे कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की लेकिन मुझे लगता था मेरी बीवी 24 घंटे इस दरवाजे का पहरादारी कर रखती है। भी मैं इस तरफ जाता मेरी बीवी किसी न किसी बात के बहाने मुझे डाल देती थी या मुझे इस तरफ ध्यान हटवा देती थी। मैं बहुत परेशान था। मेरे ज़हन पर वो कमरा और इस दरवाजे को बोलना तरी हो चुका था। मैं क्या करता मैं अपनी बीवी को इस बात के मामले में बताना भी नहीं चाहता था। मैं खूस लगाना चाहता था और अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने जिंदगी में खुद को इससे ज्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी बहुत गुस्सा आता था। दिल चाहता था कि सब कुछ खत्म कर दूं, बीवी को तलाक दे दूं और इसके सारे काले करतूत सामने ले आऊं मगर मैं परेशान था। लेकिन मैंने मंसूबा बनाया कि मैं दफ्तर न जाऊं और पूरा दिन अपनी बीवी की हर हरकत पर नजर रखूं। दिन मेरी बीवी की तबीयत काफी खराब थी। मैंने इसे आराम करने की नसीहत की और खुद तैयार होकर दफ्तर जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने बीवी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। घर के दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी, इसके पीछे छुप गया। मेरी बीवी को महसूस ही ना हुआ कि मैं घर में मौजूद हूँ। इसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देख कर हैरान रह गया कि नाश्ता लेकर इस कमरे के दरवाजे को खोल कर अंदर जाती है। वो दरवाजे को ताला लगाए रखती थी। मैं इसने इसके बारे में दरियाफ्त किया था। इसमें इसने कहा था कि इसने अपना कीमती जेवर भी इस कमरे में छुपा रखा है क्योंकि अगर खुदा ना आस्ता कोई चोर आ गया तो वो इस कमरे को कार कबाड़ का कमरा समझेगा। इस कमरे की तरफ इसका ध्यान ही नहीं आएगा। इसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय की 2 कप देखकर मेरी तजस्सुस में और इजाफा हो गया। मेरे घर में मौजूद होने के बावजूद मेरी बीवी ने किसी और को इस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्से में खोल रहा था कि ऐसा कौन था जिसे वो दिन रात अपने साथ रखती है, मुझसे भी ज्यादा मुकद्दम समझती है। मैं अंदर ही अंदर तलमला रहा था। मान चुका था कि मेरी बीवी एक बदचलन औरत है। उसने मेरे होते हुए किसी आदमी से रिश्ता रखा है। मैं जो इतने अरसे से ये समझता रहा था कि मेरी बीवी या तो कोई एसेब के मामले में है या कोई और मामला है। अपनी बीवी से नफरत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांपना शुरू हो गए थे। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे। मैं इस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे का सफर मुझसे तय नहीं हो रहा था। लगता था कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है और किसी ने सर से आसमान भी छीन लिया है और अपने आप को इस बड़ी दुनिया में बेबस और मजबूर आदमी समझने लगा था। ये कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी थे कि लगता था या तो दुनिया से कोच कर जाऊंगा या तो बीवी को जान से मार दूंगा। ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है कि मैंने इन चंद कदमों का सफर कैसे तय किया। मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ जो पसीने में शराबोर थे, मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैं दरवाजे को खोलने के लिए अपने हाथों को जंजिश देने लगा था। दोबारा से सरगोशी मेरे कानों में आई। मैं अपने हवास में न था। मुझे ये सरगोशियां पहले भी समझ नहीं आई थी। मैंने दरवाजा
दरवाजा खोलते ही एक जोरदार चीख मारी और अपनी बीवी को बुलाया। आलिया, ये क्या? ये मंजर देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैं जो अभी तक अपनी बीवी को तलाक के 3 लफ्ज सुनाने का इरादा कर रहा था, मुझसे वो 1 मिनट भी बर्दाश्त न थी। अगले सेकंड में अपने इरादे पर बहुत ज्यादा नादम था। मैंने देखा कि किसके लिए नाश्ता लेकर गई है और उसके हाथ में जिसके लिए नवाला है और जिसने इस नवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वो मेरी सौतेली माँ है। मैं आलिया को कितना गलत समझ रहा था, कभी से जादू टोले वाली औरत तो कभी से बच्चलन समझता था। इस तरफ मेरी चीख की आवाज सुनकर आलिया के हाथ से नवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ मुझे देखकर हक्का बक्का ही रह गई थी। इसके पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कदम जमीन में गाड़ दिए हैं। अपने आप को ना जिंदों में पा रहा था ना मुर्दों में। आलिया इतने अरसे से मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए इसकी खिदमत किया करती थी, जो कि मेरा फर्ज था। घर में अपने फर्ज से भागना चाहता था। अपनी सौतीली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने पर तैयार न था। वो मुझे शुरू से ही कबूल न थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ की मौत की वजह मेरी सौतीली माँ है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे ज़हन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थी और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार भी ना था। मेरी बीवी ने कई बार मुझे दबे लफ्जों में समझाया था कि माँ आखिर माँ ही होती है, चाहे वो पालने वाली माँ हो या चाहे पैदा करने वाली। लेकिन इस बात पर मेरी शदीद नाराजगी ने मेरी बीवी को इस बात पर असरार न करने पर मजबूर कर दिया। ये जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत बज़्ज़न हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में आलिया से मदद मांगने आई थी, क्योंकि इन्हें मेरे बाप के मरने के बाद मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था और इनके पास कोई रहने की जगह भी न थी। आलिया एक रहम दिल औरत थी, मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मानती थी, लेकिन घर में ना चकी न हो, इस वजह से इसने ये बात मुझसे छिपा रखी और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह भी दी और बहुत परेशानी की हालत में भी रहती थी, क्योंकि वो दोनों जानिब से फंस चुकी थी। एक तरफ शोर था और एक तरफ इसके दिल में रहम दिली कि वो मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। आलिया का इतना बड़ापन देख कर तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरा। आलिया को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता कराया। तो तमाम रोदा सुनकर इतना रोया कि आलिया और मेरी माँ के चुप कराने पर भी मेरी हिचकियां नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था कि मैं चोर हूँ। ऐसा लगता था कि मैंने किसी के हक पर डाका डाल दिया। आज मुझे समझ आ गई थी कि इंसान का किरदार होना ही कुछ नहीं होता, बल्कि अगर इंसान के दिल में नरम गोशा हो तो वो आलिया जैसे लोगों की तरफ भी बड़ापन दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अच्छी कहानियां आप